माइक्रोबायोलॉजी। क्या होता है फूड माइक्रोबायोलॉजी? हम इसमें स्टडी करते हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो किसी न किसी तरीके से फूड से रिलेटेड होते हैं, है ना। फूड को कंटामिनेट करते हैं, फूड को बनाते हैं, बनाने में यूज़फुल होते हैं, तो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हम स्टडी करते हैं। फूड माइक्रोबायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट क्रिएट, इनहिबिट और कंटामिनेट फूड। इसमें हम उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं जो फूड को स्पॉइल करते हैं, है ना, फूड को सड़ा देते हैं, ख़राब कर देते हैं, या फिर उन पैथोजेंस की स्टडी करते हैं जो फूड के थ्रू डिसीज़ कॉज करते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो फूड के थ्रू डायरिया, डायसेंट्री और भी अदर फूड रिलेटेड डिसीज़ कॉज करते हैं, फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं। और या फिर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके हम फर्मेंटेड फूड बना सकते हैं, जैसे कि चीज़, योगर्ट, ब्रेड, बियर, वाइन, इनकी स्टडी करते हैं, है ना। अब जैसे जैसे नई नई रिसर्च आती गई, बहुत सारे साइंटिस्ट ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके उनसे प्रोबायोटिक्स बनाना स्टार्ट कर दिया, है ना। प्रोबायोटिक्स जैसे कि प्रोबायोटिक प्रोडक्ट याकुल्ट है, वो लोग यूज़ करते हैं, उसका ऐड भी देखा होगा आप लोगों ने, है ना। नाउ द क्वेश्चन इज़ हु इज़ द फादर ऑफ फूड माइक्रोबायोलॉजी? लुईस पाश्चर को माना जाता है फादर ऑफ फूड माइक्रोबायोलॉजी, और मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के भी फादर माना जाता है लुईस पाश्चर को। उनका बहुत ही लार्ज स्केल पे कंट्रीब्यूशन रहा है ना। वैक्सीन्स बनाने की बात कर लो, पाश्चराइजेशन, जो पाश्चराइजेशन, मिल्क को हम पाश्चराइज करके मार्केट में भेजते हैं, अगर पाश्चराइज ना करें तो मिल्क रास्ते में ही ख़राब हो जाए, ठीक है, मतलब डिकंटामिनेट कर देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देते हैं। तो ये टेक्निक भी लुईस पाश्चर ने दी थी। तो इनके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए ऑनर देने के लिए फादर ऑफ फूड माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं डेफिनेशंस की, है ना। हमारी पहली डेफिनेशन है व्हाट इज़ फूड? कोई भी कॉमोडिटी, है ना, कोई भी कॉमोडिटी जिसे हम खा सकते हैं, इंजेस्ट कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं, और ह्यूमन बॉडी के द्वारा ये इंजेस्ट हो सकती है, डाइजेस्ट हो सकती है, एसिमिलेट हो सकती है ना, उसको हम कहते हैं फूड। कोई भी कॉमोडिटी जिसे खाया जा सके, जिसे पचाया जा सके, है ना, सादा भाषा में। अब बात करते हैं फूड साइंस क्या होता है। बेसिक साइंस का एप्लीकेशन या फिर इंजीनियरिंग को अगर हम यूज़ करें फिजिकल, केमिकल, बायोकेमिकल नेचर को स्टडी करने के लिए फूड के, और प्रिंसिपल्स को जानने के लिए फूड प्रोसेसिंग के, तो उसको हम फूड साइंस कहते हैं। सो फूड साइंस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग टू स्टडी फंडामेंटल्स, फिजिकल, केमिकल, बायोकेमिकल नेचर ऑफ फूड एंड प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसको ये भी कहते हैं कि इट इज़ द फूड साइंस इज़ द मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस, जो कि डील करती है फूड के प्रोडक्शन से, फूड की प्रोसेसिंग से और फूड के प्रिजर्वेशन से, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं फूड टेक्नोलॉजी क्या होती है। जब हम यूज़ करें फूड साइंस की इंफॉर्मेशन, जैसे कि सिलेक्शन, प्रिजर्वेशन, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और स्टोरेज, तो उसको हम क्या कहते हैं? फूड टेक्नोलॉजी। या फिर फूड टेक्नोलॉजी को एप्लीकेशन भी कहा जाता है साइंस एंड इंजीनियरिंग का, जिससे हम प्रोड्यूस कर सके, प्रोसेस कर सके, पैकेज कर सके, डिस्ट्रीब्यूट कर सके, प्रिपेयर कर सके और फूड को यूटिलाइज कर सके। इतना सारा फूड जो हमारे घर में आता है, दाल, चावल, ये सब ऐसे ही नहीं आता, है ना, फील्ड से उठकर डायरेक्ट नहीं आता। इनका प्रोडक्शन होता है, उगाया जाता है खेतों में, फिर इन पे प्रोसेसिंग होती है, देन पैकेजिंग होती है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर हम इसे यूटिलाइज कर पाते हैं, है ना। तो ये हमारे डेली लाइफ का पार्ट है। कहने के लिए फूड टेक्नोलॉजी हमारी डेली लाइफ का पार्ट है। हम घरों में फूड प्रिजर्व करके भी रखते हैं, तो फूड प्रिजर्वेशन, है ना, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है फूड माइक्रोबायोलॉजी का, कि हम फूड को प्रिजर्व कैसे करें। तो बहुत सारी प्रोसेसेस एम्प्लॉय करी गई जिससे कि हम फूड को प्रिजर्व कर सकें, है ना। बहुत, जैसे कि हम थर्मल एनर्जी को यूज़ करते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को यूज़ करते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए, डिहाइड्रेशन करते हैं, वाटर को रिमूव कर देते हैं, एडिटिव्स ऐड करते हैं, फिजिकल और केमिकल एडिटिव्स हम ऐड करते हैं रॉ फूड में, है ना। तो बहुत तरीके से हम फूड को प्रिजर्व करते हैं। ट्रेडिशनल टेक्निक्स लोग पुराने ज़माने में, जो अभी भी हमारे यहाँ जो अचार हम बनाते हैं उसमें बहुत सारा नमक डाल देते हैं। क्या रीज़न होता है उसका? कि इतनी ज़्यादा सैलिनिटी पे, हाई सैलिनिटी पे बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते,
है ना, तो फूड जो पिकल होता है वो ख़राब नहीं हो पाता। या फिर जब चिप्स सुखाते हैं तो उसको डिहाइड्रेट कर देते हैं, धूप में सुखा देते हैं, तो सारा पानी उड़ जाता है। पानी उड़ जाता है तो जो मॉइस्चर कंटेंट है वो बहुत कम हो जाता है चिप्स में, तो इसकी वजह से भी जो ऑर्गेनिज्म है उसको ख़राब नहीं, उसका मॉइस्चर लेकर उसको सड़ा नहीं पाता। ठीक है, तो फूड प्रिजर्वेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे हम आगे पढ़ेंगे। प्रोसेसिंग क्या होती है ना, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं प्रिजर्व करने के फूड को, है ना, प्रोसेस करने के फूड को, उसी को हम प्रोसेसिंग कहते हैं। अब हम बात करते हैं फूड सिक्योरिटी की, है ना, कि फूड सबको हर वक्त अवेलेबल होना चाहिए। आज के टाइम पर जब मैं ये लेक्चर बना रही हूँ तो लॉकडाउन है ना, जब कोई बाद में भी देखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ लॉकडाउन के टाइम पे मैंने ये लेक्चर बनाया था। तो यहाँ पर अब कंडीशन आ गई है कि फूड सबको अवेलेबल हो पाएगा या नहीं, इतना स्टॉक है या नहीं। तो जो फूड सिक्योरिटी है, सबको, हर इंसान को, हर व्यक्ति को फिजिकल और इकोनॉमिकल एक्सेस होना चाहिए सफिशिएंट और सेफ और न्यूट्रिशियस फूड का, है ना, जिससे कि उसकी जितनी भी डाइटरी नीड्स हैं वो फुलफिल हो सकें और वो एक्टिव और हेल्दी लाइफ जी सके। So food security exists when all people at all time have physical and economical access to sufficient, safe and nutritious food to meet their dietary needs and food preferences for an active and healthy life. इसके लिए गवर्नमेंट बहुत कुछ करती है, बहुत सारा स्टॉक पहले से रखती है कि फूड कभी ऐसी बात ना हो जाए कि फूड की कमी पड़ जाए। अब देखिए, अगर हम कहते हैं इकोनॉमिकल एक्सेस होना चाहिए, तो जो हेल्दी फूड है ना, हेल्दी फूड है जैसे दाल, रोटी, चावल, इनका इकोनॉमिक एक्सेस होना चाहिए। अब ये नहीं है कि मैगी भी मिले हर टाइम पर, है ना, चिप्स मिले, इनका नहीं, जो डाइटरी नीड को पूरा कर सके, है ना, उसका एक्सेस होना चाहिए सबके पास। तो देयर मस्ट बी फिजिकल सप्लाई ऑफ द डिज़ायर्ड फूड इन सफिशिएंट क्वांटिटी। जो भी डिज़ायर्ड फूड है, जैसे अभी भी PDS जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें क्या होता है, दाल चावल गेहूँ, है ना, दाल चावल गेहूँ मिलता है ना, तो वो भी सफिशिएंट क्वांटिटी में। दूसरा बात करते हैं इकोनॉमिक एक्सेस की। मान लीजिए कि जो नॉर्मल इनकम है वो 10,000 है और जो फूड है उस एक किलो फूड की पैसे बहुत ज़्यादा है, तो हर इंसान उसे नहीं खरीद पाएगा। तो हर इंसान खरीद पाए इतना फूड का कॉस्ट आ जाए, है ना, इतनी फूड की कॉस्ट रखी जाए, तो इकोनॉमिक एक्सेस हो सके तभी फूड सिक्योरिटी मेंटेन हो पाएगी। और तीसरा है स्टेबिलिटी इन सप्लाई टू ग्लोबल फूड मार्केट। हमारे यहाँ पे भी हम सप्लाई कर सके और बाहर भी, और अगर एक्सेस में हो जाए तो हम बाहर भी सप्लाई कर सके, इससे हमारे यहाँ की इनकम बढ़े। तो ना फूड सिक्योरिटी को मेंटेन रखने के लिए जो गवर्नमेंट होती है वो बहुत सारे लॉज लेकर आती है ना, जैसे कि एक लॉ आया था 1954 में, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्टरेशन एक्ट 1954 का। फिर एक फूड प्रोडक्ट ऑर्डर आया 1955 का, 1954 में प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्टरेशन एक्ट आया था। फिर फूड प्रोडक्ट ऑर्डर आया, है ना, ये कब आया था, ये 1955 में आया था। ये आपको मैं बता दे रही हूँ कि पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट क्या क्या लॉज लेकर आती रहती है जिससे कि फूड की सिक्योरिटी मेंटेन हो सके, फूड को हम कैसे मेंटेन कर सकें, है ना। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्ट है वो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, है ना, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसी के तहत जितने भी फूड से रिलेटेड हमारे यहाँ के लॉज हैं इसी के तहत काम करते हैं, है ना। फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड ये लॉ है, इसको अमेंड किया गया था 2011 में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको ऊपर बताया है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं फूड एडिटिव्स क्या होते हैं, है ना, नाम से ही पता चल रहा है कि हम कुछ ऐड कर रहे हैं। तो फूड एडिटिव्स आर द नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस दैट एडेड इंटेंशनली टू फूड, जनरली इन स्मॉल क्वांटिटी, टू इम्प्रूव इट्स अपीयरेंस, फ्लेवर, टेक्सचर एंड स्टोरेज प्रॉपर्टीज़। फूड एडिटिव्स नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस होते हैं, इनके अंदर न्यूट्रिशन नहीं होता, हम इसको जानबूझ कर डालते हैं जैसे कि फ्लेवर अच्छा हो जाए, अच्छा दिखने लगे। अब मान लीजिए कि अगर हम एडिटिव डालते हैं
है ना, और हमारा प्रोडक्ट अच्छा दिखता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे खरीदेंगे, उसका टेक्सचर अच्छा होगा। तभी तो टेढ़े मेढ़े आते हैं, बिंगो मैड एंगल्स ट्रायंगल शेप में आता है, तो ये जानबूझकर इनको ऐसे अपीयरेंस, ऐसा टेक्सचर देते हैं जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। तो लेकिन इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, है ना, न्यूट्रिटिव सब्सटेंस नहीं होते। अब बात करते हैं पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। क्या होता है कि मान लीजिए खेती हो रही है ना, एक खेत है, उसमें कोई भी फूड मतलब गेहूँ उगाए गए, है ना, तो गेहूँ को वहाँ से उगाने से लेकर किसी के घर में पहुँचा के आटा पिसाने तक, है ना, जब हम पिसाते हैं तो जो बीच में बहुत सारा जो गेहूँ होता है, बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वेजिटेबल्स ले लीजिए, जैसे टमाटर हो गया, घर तक पहुँचने के बीच में बहुत सारा जो टमाटर होता है वो लॉस हो जाता है ना, ख़राब हो जाता है, सड़ जाता है। तो ऐसा ना होने देने के लिए पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है। दीज आर द टेक्नो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ अप्लाइड टू ऑल द प्रोड्यूसेस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम फार्म, फॉरेस्ट, लाइव स्टॉक एंड एक्वाकल्चर for their quality and quantity conservation, handling to reduce in post harvest losses and value addition to make them usable as food, fiber, fuel, feed and industrial raw material। तो ख़राब ना हो उसको बचाने के लिए हम इन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं शेल्फ़ लाइफ, है ना। ये एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है कि शेल्फ़ लाइफ क्या होता है। ये वो पीरियड होता है जब हम फूड को प्रोसेस करते हैं, परचेज़ करते हैं और यूज़ करते हैं, उसके बीच का जो टाइम होता है उसको हम शेल्फ़ लाइफ कहते हैं। मतलब फूड के जैसे कोई भी फूड बना उससे ख़राब होने के बीच की जो लाइफ होती है उसको हम शेल्फ़ लाइफ कहते हैं। उसके बीच में ही हम उस फूड को यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए हर फूड के पीछे एक्सपायरी डेट लिखी होती है ना, कि इससे ज़्यादा इसके बाद आप इसको यूज़ मत करिएगा, है ना। तो ड्यूरिंग दिस फाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम जो फूड प्रोडक्ट होता है उस स्टेट में होता है कि उसकी क्वालिटी अच्छी होती है ना, न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ होती हैं, टेस्ट होता है, टेक्सचर अपीयरेंस मेंटेन करके रखता है। उसके बाद हम उसे यूज़ नहीं कर सकते, है ना, उसे करना भी नहीं चाहिए यूज़। अगर सही दिख भी रहा है ना तो भी मेरा मान के चलिए कि आप उसको यूज़ करिए ही मत, ठीक है। इसको हम बोलते हैं शेल्फ़ लाइफ। अब बात करते हैं हम स्टोरेज की, कि हम फूड को कैसे स्टोर करते हैं। तो ये मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ, इसको हम बहुत डिटेल में भी पढ़ेंगे, है ना। कुछ फूड को हम ड्राई स्टोरेज करते हैं, है ना, टेम्परेचर जिनका 20 डिग्री सेल्सियस तक होता है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी लेस देन 50 डिग्री सेल्सियस लेस देन 50% होती है। और कूल स्टोरेज मतलब अगर हम फूड को लेस देन 12 डिग्री सेल्सियस पर रेफ्रिजरेटेड चैम्बर में रख रहे हैं तो इसमें भी हम स्टोर करते हैं। फिर हम बात करते हैं रेफ्रिजरेटेड स्टोरेज की, है ना, जिसमें टेम्परेचर 0 से 8 डिग्री सेल्सियस होता है ना। फ्रीज़र स्टोरेज जिसमें टेम्परेचर 0 से भी कम होता है ना, -23 तक, जो हम आइसक्रीम्स खाते हैं अच्छी टेस्टी ना, उसका इतना टेम्परेचर होता है, फ्रीज़र स्टोरेज करते हैं। घर में तो हम रेफ्रिजरेटेड स्टोरेज करते हैं, लेकिन जहाँ पर रखे होते हैं वहाँ पे फ्रीज़ में स्टोर होते हैं। फ्रीज़र कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। पता है क्या होता है, अगर आप किसी भी कोई भी, है ना, सब्सटेंसेस कोई भी फूड है, अगर आप उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस रिड्यूस कर दो ना तो उसकी जो शेल्फ़ लाइफ होती है वो बढ़ जाती है ना, 10 मतलब डबल हो जाती है। अब हम बात करते हैं स्पॉइल्ड फूड क्या होता है। अगर वो फूड जो डिके हो जाए, डिकम्पोज हो जाए और ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अच्छा ना रहे, सूटेबल ना रहे, अनफिट हो जाए, है ना, मतलब फिट ना करे ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, उसको हम स्पॉइल्ड फूड कहते हैं। सड़ा गला, खराब, बदबूदार फूड नॉर्मली हम इसको सड़ा गला फूड कहते हैं ना, स्पॉइल्ड फूड खराब हो गया, सड़ गया। तो स्पॉइलेज फूड के हिसाब से फूड को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। एक होते हैं नॉन पेरिशेबल और स्टेबल फूड, एक होते हैं सेमी पेरिशेबल फूड और एक होते हैं पेरिशेबल फूड। तो नॉन पेरिशेबल फूड कौन से होते हैं, जिसमें जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो मतलब है ना बहुत कम होता है। तो जो नॉन पेरिशेबल फूड होते हैं इनमें 20% मॉइस्चर कंटेंट रहता है, तो ये इजीली स्पॉइल नहीं होते। इन्हें स्टेबल फूड भी कहा जाता है, जैसे कि ड्राई ग्रेप्स हो गए, शुगर, फ्लोर, आपने देखा होगा जो किशमिश हो गई, रेजन्स हो गए ना,
ड्राई ग्रेप्स जिसे बोल रहे हैं, और ये काजू हो गए, और वो बादाम हो गया। तो ये नॉन पेरिशेबल फूड होते हैं, लंबे समय तक के लिए हम इसको रख सकते हैं। सेमी पेरिशेबल फूड, आटा भी आता है नॉन पेरिशेबल में। सेमी पेरिशेबल फूड्स वो होते हैं जिनका जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो 30 से 80% तक होता है, और लेकिन ये भी इजीली स्पॉइल नहीं होते। अगर इन्हें प्रॉपरली हैंडल किया जाए, स्टोर करा जाए, तो ये इजीली स्पॉइल नहीं होते। जैसे पोटैटो है ना, कोई भी आप टमाटर लाओगे और पोटैटो लाओगे तो टमाटर जो होगा वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा, लेकिन पोटैटो लंबे समय तक चल जाता है। एप्पल हो गए, पम्पकिन हो गया, अगर इनको प्रॉपर स्टोर करके रखेंगे तो ये स्पॉइल नहीं होंगे इजीली। फिर हम बात करते हैं पेरिशेबल फूड क्या होता है। पेरिशेबल फूड वो फूड होते हैं जिनमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चलते, जल्दी ख़राब हो जाते हैं, है ना। इसीलिए स्पेशल मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन इन पे अप्लाई करते हैं। जब हम है ना मार्केट में बेचते हैं ना, तो प्रिजर्वेशन मेथड्स अप्लाई करते हैं, प्रिजर्वेटिव्स डाल के बेचते हैं जिससे कि ख़राब ना हो, है ना। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, अब एक बात देखिए, अगर आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मार्केट में ख़रीदने जाते हैं तो वो घर में लाएंगे तो बहुत दिन तक नहीं चलेंगे, लेकिन वहीं पे आप प्रोसेस मटर लाते हैं, है ना, तो कई दिन तक फ्रिज में रख दो, कई दिन तक चल जाएंगे, आप बनाते रहो उसको। तो ये होते हैं पेरिशेबल फूड्स जो जल्दी स्पॉइल हो जाते हैं, है ना। अब स्पॉइलेज कैसे होता है, तो ये मैंने डाल दिया, वैसे डेफिनेशन का पार्ट नहीं था लेकिन बता देती हूँ। जैसे क्या होता है, स्पॉइलेज का कारण होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। लार्जर स्केल पे सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं, और भी मेथड्स होते हैं, जैसे मतलब दबा दिया फूड को तो ख़राब हो गया, ये भी होता है। लेकिन ग्रोथ और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी होती है वो फूड को सड़ाने का काम करती है ना। इंसेक्ट्स, रोडेंट्स, दूसरे एनिमल्स भी फूड को सड़ा देते हैं। जो प्लांट्स जहाँ से फूड आता है उनके कई बार एंजाइमेटिक एक्शन की वजह से फूड स्पॉइल हो जाता है, केमिकल रिएक्शंस की वजह से फूड स्पॉइल हो जाता है। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रिएक्शंस करते हैं उसकी वजह से फूड स्पॉइल होता है। फिजिकल चेंज की वजह से, जो अगर बर्न हो जाए, ड्राई हो जाए, प्रेशराइज हो जाए, इसकी वजह से भी जो चेंजेस आते हैं फूड के अंदर, है ना। हाई मॉइस्चर कंटेंट जो जिस फूड में होता है वो इजीली स्पॉइल हो जाता है। तो ये मैंने आपको बेसिक बताया फूड से रिलेटेड, स्पॉइलेज की तरफ थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए। जब हम फूड माइक्रोबायोलॉजी को कंटिन्यू करेंगे तो ये सारी चीज़ें काम आएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हो, ना पसंद आया हो तो भी लाइक कर सकते हैं नहीं, अगर ना पसंद आया तो आप डिसलाइक कर सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं कि क्या कमी रह गई। थैंक यू सो मच।